एक लड़की को बहुत हिम्मत करनी पड़ती है रिपोर्ट करने के लिए, और जैसे ही वो रिपोर्ट करती है, बिल्कुल सच बात है कि पहले तो कुछ लोग उसके साथ यौन शोषण करते हैं, कुछ आदमी सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं, रेप करते हैं, फिर पूरा सिस्टम मिलके उसका रेप करता है। दिल्ली पुलिस ने मेरे को कोई सिक्योरिटी नहीं दी है। इनफैक्ट दिल्ली पुलिस ने मेरे ऊपर बार बार FIR दर्ज करी है, क्योंकि डराना है ना, धमकाना है ना भाई। अगर मैं बोलूंगी तो आवाज तो चुप करनी पड़ेगी। बिल्कुल स्ट्रेट एंड स्ट्रेट, ओपन एंड शट केस है, जिसमें बृजभूषण को बचाने की पूरी कोशिश की गई है। ना मैं इनकी FIR से डरती, ना मैं इनकी जेलों से डरती। इनको जो करना है कर लें। प्रीत में राधा बने गृहस्थी में जानकी, काली बन के शीश काटे जब बात हो सम्मान की। और नारी सम्मान का एक उदाहरण आज हमारे सामने यहाँ मौजूद है दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमत हिंदी पर। नमस्ते। आप सभी का लोकमत हिंदी पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। स्वाति मालीवाल आज हमारे साथ मौजूद हैं कुछ बहुत अहम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। सिर्फ ये नहीं कि उनका सफर कैसा रहा, बल्कि उनके सफर में क्या कठिनाइयां आई ये भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे, और ताजा मुद्दों पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है ये भी आपको बताएंगे। मैम, 2015 में आपने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण किया था। उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा था, क्या सोचा था, और क्या लगता है कि इतने सालों के सफर में जो कठिनाइयां आई उनको पार पाकर आपने जो मकसद सोचा था वो आपने हासिल किया है? मैं हमेशा से एक्टिविस्ट थी। मैं जब 22 साल की उम्र की थी तो मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी और अपनी जॉब छोड़ दी, और उसके बाद से मैं ज़मीन पे रह के, झुग्गियों में रहकर NGOs के द्वारा मैं लोगों की मदद कर रही थी। लेकिन जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष मैं बन सकती हूँ, तो मुझे लगा कि इसमें बहुत कुछ काम किया जा सकता है। पर जब मैंने पहली बार महिला आयोग में आई तो मैंने देखा कि कोई काम ही नहीं होता था। मेरे को ये लगा कि बिल्कुल ही किट्टी पार्टी जैसा एनवायरनमेंट है, कोई स्टाफ नहीं है, कोई केसेस हैंडल नहीं हो रखे थे। मुझसे पहले जो चेयरपर्सन थी उन्होंने 8 साल में एक केस की सुनवाई करी। हमने पिछले 6 सालों में 1 लाख से ज़्यादा केसेस की सुनवाई करी है। हमने 181 विमेन हेल्पलाइन को आज इतना स्ट्रांग बना रखा है कि हर दिन 2000 से 4000 उस पर कॉल्स आती हैं। एक प्रॉपर फ्लीट है हमारे पास गाड़ियों की, काउंसलर्स की। जैसे ही कॉल आती है हमारी लड़की विजिट करती है, हमारी काउंसलर उस लड़की के पास जाती है। हज़ारों लड़कियों को, बच्चियों को, बच्चों को हमने इस प्रोसेस द्वारा रेस्क्यू किया है। हर रेप केस में दिल्ली महिला आयोग की काउंसलर लड़की की काउंसलिंग भी करती है, और हमारे लॉयर्स उस लड़की की मदद कर रहे होते हैं अपने कोर्ट केस में, ट्रायल के दौरान। तो ये सब कुछ 8 साल के अंदर हुआ है। दिन रात काम किया है, तपस्या की तरह काम किया है। मुझे याद नहीं है कि कब सैटरडे है, कब संडे है, कब रात है, कब दिन है, और मेरी पूरी टीम इसी तरीके से काम कर रही है, क्योंकि जो केसेस आ रहे हैं वो बहुत स्कैरी है। तो एक तरफ तो मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि दिल्ली महिला आयोग ने बहुत ऊंचाइयाँ छुई हैं और बहुत मेहनत करी है और बहुत ही अमेजिंग काम करके दिखाया है, और ऐसा काम करा है जो कभी किसी ने शायद सोचा नहीं था। लेकिन अगर आप बोलोगे कि क्या तुम खुश हो, तो मैं बिल्कुल बोलूँगी कि मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, क्योंकि हम जितना काम करते हैं, जितना एफर्ट लगाते हैं, उतने ही केसेस और बढ़ते जा रहे हैं। अभी वो 16 साल की बच्ची को काट दिया गया। इस तरीके से 8 महीने की बच्ची का रेप केस देखा है मैंने। मतलब जब मैं वहाँ पहुँची, वो जिस हालात में थी हॉस्पिटल में, जितना उसका खून बह रहा था, पूरा अस्पताल सुन पड़ा था। और उसको देखकर उसके मतलब लिटरली आई फेल्ट कि मेरे हाथ उसके खून से सन गए। 3 ऑपरेशन उसके कराए तब जाके वो बची। मैं अनशन पे बैठी, 10 दिन तक मेरा अनशन चला, 10 दिन तक भूखी रही। तब जाके केंद्र सरकार ने ये मांग मानी कि छोटे बच्चों के बलात्कारियों को फांसी की सज़ा देंगे। कानून भी आ गया, लेकिन एक अनशन दोबारा करना पड़ गया, क्योंकि कानून तो आ गया लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता। सो वी हैव वर्कड अ लॉट। हमने बहुत मेहनत करी है, बहुत काम किया है, और महिला आयोग बहुत ऊंचाइयां छुई है। लेकिन कभी कभी लगता है कि फ़ायदा क्या है जब हम एक 8 महीने की बच्ची को नहीं बचा सकते। मैम, साक्षी मर्डर केस का ही आपने जिक्र किया है, और सबने देखा, वो CCTV सामने आया कि कैसे बेरहमी से उस बच्ची को मार दिया गया। 20 साल का एक लड़का, 16 साल की एक लड़की, उसके बारे में अब तरह तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन दिलवालों की दिल्ली कही जाती है। ये दरिंदे कैसे दिलवालों की दिल्ली में खुलेआम घूम रहे हैं? ये सुरक्षा व्यवस्था आखिर इतनी कमजोर कैसी हो गई कि राजधानी, जहां पर देशी नहीं विदेश से भी लोग आते हैं और यही पूरे देश की छाप छोड़ती है, वहां पर एक बच्ची का सरेआम मर्डर कर दिया जाता है, पत्थरों से उसे कुचला जाता है, लेकिन आसपास
जो देखने वाले हैं वो बस देख कर चले जाते हैं? ये इतना भयानक केस है। मैं 8 साल से महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ और मैंने शायद ही कुछ ऐसे केसेस देखे होंगे जिनमें मेरे को ऐसा लगा कि मैं सुन्न हो गई। तो ये कुछ उस तरीके का केस था। 16 साल की लड़की, 40 से ज़्यादा बार उसको चाकू घोंपा गया, उसके बाद उसका सर फोड़ दिया गया और बड़ी बेरहमी से कुचल कर उसको मार डाला गया। बहुत ही गरीब परिवार की वो लड़की है, मैं उसके पेरेंट्स से भी मिली थी और उनकी हालत तो मतलब देखी नहीं जा रही है। ऐसी सिचुएशन में ये केस जो आया है, इसमें मैं दो पहलुओं पे बात करना चाहूँगी। सबसे पहली बात तो ये है कि सुरक्षा व्यवस्था तो बस नाम की है, सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली में है नहीं। सच ये है कि दिल्ली पुलिस से किसी को डर नहीं लगता। लोगों को लगता है कि वो कोई भी महिला को, बच्ची को किसी भी तरीके से मार डालेंगे और कोई ये सिस्टम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो सबसे ज़रूरी तो ये है कि पुलिस अगर सुधर जाए, अगर हर केस में हर हाल में सुनवाई हो, तुरंत सुनवाई हो, सजाएं हो, प्रोसेस के द्वारा हो, लेकिन तुरंत हो और हर हाल में हो, तो मुझे लगता है कि लोगों में एक डर बैठेगा। दूसरा एस्पेक्ट, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, दिल वालों की दिल्ली, कौन सा दिल और कौन से दिल वाले। वो अगर आप वीडियो देखेंगे, सुन बॉडी इसलिए भी मेरी पड़ी क्योंकि जिस ब्रूटैलिटी से उसने मारा वो तो था ही, लेकिन आप देखिए कि वहाँ पे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो चल के आ रहे हैं। मैंने ऐसे देखा कि उसमें वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला ने पीछे टर्न करके देखा, उसकी हालत देखी, उसके चेहरे पे हल्का सा एक्सप्रेशन बदला नहीं और वो आगे चली गई। ऐसे कितने पुरुष गए और कितनी महिलाएं गई। अगर ये सारे एक साथ खड़े होकर वहां चिल्ला देते ना, तब भी मुझे लगता है कि शायद साक्षी बच जाती। और जब मैं उसकी मदर से मिली, उसने मुझे दो ही बातें बोली। एक तो उस आदमी को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, जो मैं बिल्कुल मानती हूँ होनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि अगर एक बार किसी ने मदद कर दी होती तो मेरी बेटी बच जाती। तो कौन सी दिल वालों की दिल्ली एंड किस तरीके की इनसेंसिटिविटी वाला सिस्टम हो चुका है, जिसमें हम बस अपनी ज़िंदगी की परवाह करते हैं और हम बस ये सोचते हैं कि हाँ जी अब मुझे जल्दी जल्दी घर जाना है और मुझे घर जाके सोना है। तो ऐसी ज़िंदगी का फ़ायदा भी क्या? क्या उस लड़की की चीखों में, इतने आदमियों में, इतनी औरतों में एक भी एक्चुअली इंसान नहीं था वहाँ पे? इट्स वेरी शेमफुल। मैम, अक्सर जब भी घर से बच्चियाँ निकलती हैं तो उनके पहनावे को लेकर रूढ़िवादी सोच वाले लोग भी बोलते हैं, आसपास भी लोग बोलते हैं, और इन्हीं 4 लोगों के डर से परिवार वाले कहते हैं कि बेटा ये मत पहन के जाओ, अंधेरा हो गया है, देर से मत निकलो, 4 लोग क्या कहेंगे। लेकिन यही 4 लोग थे, अगर वो साक्षी को बचा लेते तो शायद वो बच पाती। तो इस रूढ़िवादी सोच, इस मानसिकता, इसी से आपने इतने सालों लड़ाई लड़ी है। आप लोगों की सोच बदलने की कोशिश कर रही हैं। कोई ऐसा मौका आया जब आपको लगा कि नहीं, अब मुझसे नहीं होगा, मैं इनकी सोच नहीं बदल सकती? क्या कभी ऐसा लगा? एक्चुअली मेरा काम ऐसा है कि दिन में मैं कम से कम 300-400 महिलाओं से तो डायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से उनकी मदद कर रही होती हूँ। और बहुत सारी सर्वाइवर्स ऐसे होते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा मैं पर्सनली अटैच हो जाती हूँ, क्योंकि उनका केस ही ऐसा होता है कि आपको मतलब वो पूरी तरीके से हिला देता है। तो जब आप पूरे सिस्टम का खोखलापन देखते हो, हर दिन देखते हो, उस सर्वाइवर के आंखों के आंसू देखते हो, उसकी चीख देखते हो, जो कभी कभी वो चिल्ला भी नहीं पाती है, पर उसकी शक्ल देख के पता चलता है कि उसके अंदर कितना दर्द है और इस वक्त उसकी चीख कैसे अंदर ही अंदर बस निकल रही है। तो जब आप पूरा दिन इस तरीके से केसेस हैंडल करते हो, चाहे वो 8 महीने की बच्ची है, चाहे वो 90 साल की महिला है, चाहे वो उसके बीच में हर एज ग्रुप की जो महिला है, तो डेफिनेटली आपके मेंटल हेल्थ पे भी और आपकी पूरी इमोशनल हेल्थ पे इट हैज़ अ ह्यूज टोल ऑन इट। एंड दिन में ऐसे बहुत मोमेंट्स आते हैं वेयर आई फील सो सैड एंड वेयर आई फील कि क्या क्यों नहीं बदलाव करा जा सकता, क्योंकि मैं जेन्युइनली मानती हूँ कि अगर सरकारें चाहें तो देश बदला जा सकता है। मैं जेन्युइनली मानती हूँ कि हर हाल में सजाएं हो, तुरंत सजाएं हो, तो इस देश में एक ऐसा मैसेज होगा कि कोई किसी की हिम्मत नहीं होगी किसी लड़की और बच्ची को देख के कुछ गलत कर दे। पर परेशानी ये है कि हम एक ऐसे सिस्टम में जी रहे हैं कि कोई केस आता है तो हाँ बिल्कुल नेता बोलते हैं कि जी बड़ा बुरा हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, हमारे देश के तो लोगों की माइंडसेट ही ऐसा है, हम क्या कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि बदलाव हो सकता है। तो डेफिनेटली देयर आर मोमेंट्स इन द डे, एवरी डे, वेर यू फील कि यार उफ
कुछ क्यों नहीं करता कोई, यू नो, समथिंग कैन बी डन। बट एट द सेम टाइम बिकॉज मैं ऐसा मानती हूँ, आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, तो उस चीज़ को, उस गुस्से को, उस दर्द को जो मेरे अंदर जागृत होता है जब इस तरीके के सर्वाइवर्स मेरे सामने आते हैं, मैं उसको एक पॉजिटिव एक्शन में कन्वर्ट करती हूँ, और इसीलिए आज महिला आयोग इतना काम कर पा रहे हैं। बिल्कुल, एक कदम जरूरी है और वो आप एक कदम उठा रही हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके साथ 100 कदम और आगे बढ़ेंगे। महिला पहलवानों के हालात हमने देखे और शायद ये पहली बार हुआ होगा जब इतने बड़े स्तर पर महिला पहलवान सामने आकर आंदोलन कर रही है, स्पोर्ट्स से कोई बाहर निकल कर आया है और इस तरह के यौन उत्पीड़न के बारे में बात की है। ऐसा नहीं है कि मामले पहले नहीं आए, बहुत सारे उदाहरण हैं, मामले पहले भी आए, लेकिन किसी ने इतने बड़े लेवल पर लड़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब लड़ने की कोशिश की तो क्या हालात हुए वो आपने देखा। मैंने आपका वीडियो भी देखा कि आपको किस तरह से मैन हैंडल किया गया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष को दिल्ली पुलिस उठा कर ले गई, रात भर पुलिस स्टेशन में बिठाकर रखा। महिला पहलवानों को किस तरह से उठाया गया, एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, 2 महिला पहलवान जमीन पर लेटी हुई एक दूसरे के ऊपर और तिरंगा हाथ में है, लेकिन तिरंगे को नीचे नहीं गिरने दे रही है। अपने देश की शान आन बान उन्होंने अपने हाथ में रखी है कि उसको कोई खरोच ना आए। लेकिन आखिर उन महिला पहलवानों के साथ जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है, क्या कहेंगी? मैं पूरी तरीके से सरकार, केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को इस पूरे प्रकरण के लिए जिम्मेदार ठहराती हूँ। और उसका कारण ये है कि मुझे ये समझ नहीं आता कि ये जो WFI का एक्स प्रेसिडेंट है ब्रिजभूषण, ये एक MP है केंद्र सरकार का, उनकी पार्टी से ये आदमी है। इस आदमी के खिलाफ माइनर लड़की तक कंप्लेंट करती है जी। 6 दिन तक दिल्ली पुलिस FIR दर्ज नहीं करती। ऐसा क्यों? हर दिन दिल्ली में कम से कम 6 रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं, उन सारे केसेस में FIR दर्ज होती है, उन सारे केसेस में FIR दर्ज होते ही तुरंत अरेस्ट होता है। जिन केसेस में अरेस्ट नहीं होता उन केसेस में दिल्ली पुलिस लगी रहती है कि भाई हम ढूंढ के लेकर आएंगे और अरेस्ट करेंगे। तो ऐसा क्या हो गया कि इस केस में 6 दिन तक FIR दर्ज नहीं होती और फिर सुप्रीम कोर्ट के बाद के ऑर्डर के बाद जाके तो FIR दर्ज की जाती है। फिर ब्रिजभूषण सिंह को खुला छोड़ दिया जाता है कि अब कुछ भी करवाओ, ये केस किसी तरीके से खत्म करवाओ। तो वो खुला छूटता है, वो रोज टीवी पे आके विक्टिम शेमिंग करता है, वो हर तरीके के थ्रेट्स यूज करता है और केंद्र सरकार बिल्कुल चुप हो जाती है। तो मैं इसको बहुत बिल्कुल स्ट्रेट ओपन एंड शट केस है जिसमें ब्रिजभूषण को बचाने की पूरी कोशिश की गई है। और आप देखिए ये लड़कियां कौन है, ये लड़कियां वो लड़कियां हैं जिन्होंने जमीन से उठकर इस बिल्कुल आसमान तक वो अकेले पहुंची हैं। ये वो लड़कियां हैं जो देश की चैंपियंस हैं। ये वो लड़कियां हैं जिन्होंने वो कर दिखाया जो कि शायद एक आम लड़की करने की सोचती नहीं है। आम लड़की तो छोड़ दीजिए, आम लड़का नहीं कर पाता। आज अगर इन लड़कियों को किसी भी लड़के के सामने खड़ा कर दो, अगर इन लड़कियों ने पटकनी नहीं दे दी उसको तो अलग बात है। लेकिन जब सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस होता है, 10-10 साल से एक आदमी जो बहुत पावरफुल है, जिसके पास आपकी जिंदगी का, आपका पूरा करियर डिसाइड करने की अनब्रिडल्ड पावर दी गई है, उसके सामने खड़े होने की हिम्मत दिखाना इन लड़कियों ने वहां तक दिखाई, हिम्मत दिखाई, लड़ती रही। 1 महीने से सड़क पे बैठी हैं। ये सब स्टार्स हैं, ये सब सेलिब्रिटीज हैं। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, ये सब बजरंग पुनिया, ये इस देश के असली हीरो हैं। और उन असली हीरो को दिल्ली पुलिस सड़क पे घसीट देती है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रात में 12 बजे वहां पहुंचती है क्योंकि इनकी रोती हुई फोटोग्राफ्स, वीडियोस नहीं देखी जा रही। क्या हालत थी इनकी। वहां पे पहुंचने की कोशिश करती हूँ तो मुझे ही पटक दिया जाता है, पूरी रात मुझे पुलिस स्टेशन में बिठाया जाता है। इतनी हिम्मत अगर दिल्ली पुलिस ब्रिजभूषण सिंह को अरेस्ट करने में लगा दिए होता ना, तो आज ये लड़कियां वापस अपना खेल और अपना जो इनकी जिंदगी है उस पे ये वापस अच्छे से निकलती है। और पूरे देश में एक मैसेज होता कि अगर आपने किसी लड़की के साथ गलत किया तो ये सिस्टम आपको बख्शेगा नहीं। यही कारण है क्योंकि ये सिस्टम बख्श देता है, ये सिस्टम छोड़ देता है और ये सिस्टम उल्टा लड़कियों के ऊपर ये उंगली उठाता है, उसी से पूछता है अरे पहले क्यों नहीं बताया, अरे बड़े हंस के वीडियो दे रही थी, अरे तब क्यों नहीं बोला, अरे कुछ ना कुछ तो गलत होगा, कोई ना कोई तो राजनीति होगी। मतलब लड़कियों से ही ऐसे सवाल पूछे गए। ब्रिजभूषण ने किसने सवाल पूछे? बिल्कुल, मेरा अगला सवाल विक्टिम शेमिंग से ही जुड़ा हुआ है। आपने बिल्कुल सही कहा कि अब क्यों और तब क्यों, ये सवाल लड़कियों पर बहुत ज्यादा उठाया जाता है, जबकि वो ही यौन उत्पीड़न का शिकार हुई होती हैं। इस तरह की घिनौनी वारदात उन्हें सहनी पड़ती है और वो कुछ नहीं बोल पाती। लोगों की दोहरी मानसिकता है, जब
कोई लड़की उठकर कहती है कि मेरे साथ किसी ने ऐसा व्यवहार किया है, तो उसे कहा जाता है कि तुम्हारे साथ जुर्म करने वाला बहुत ताकतवर है, तुम लड़ नहीं पाओगी, शांत बैठ जाओ। और जिस दिन वो ठान लेती है कि नहीं, आज मुझ में वो हिम्मत आ गई है, मैं आज लड़के दिखाऊंगी, तो उस दिन उससे कहा जाता है कि इतने सालों तक तुम चुप क्यों रही। आखिर ये दोहरी मानसिकता जो है, इससे कब लोग लड़ पाएंगे, कब इससे बाहर निकल पाएंगे? और मुझे लगता है आप भी हाल फिलहाल में और कई बार इसका शिकार हुई हैं। खूब ट्रोल किया जाता है आपको, आपने बहुत सारे जिक्र किए सोशल मीडिया पर अपने बारे में और बहुत हिम्मत करके किए, लेकिन उसके बाद भी आपको भी विक्टिम शेम किया गया। अब क्यों, पहले क्यों नहीं बोला, क्या कहें? मुझे लगता है कि सबसे बुरी पार्ट यही है, एक लड़की को बहुत हिम्मत करनी पड़ती है रिपोर्ट करने के लिए, और जैसे ही वो रिपोर्ट करती है, बिल्कुल सच बात है कि पहले तो कुछ लोग उसके साथ यौन शोषण करते हैं, कुछ आदमी सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं, रेप करते हैं, फिर पूरा सिस्टम मिलके उसका रेप करता है। इसमें कोई मुझे डाउट नहीं है। ये रेप मैं पूरा दिन पूरी रात होते हुए देख रही हूँ, मतलब ये एक ऐसा साइकिल है। और कितने दुख की बात है, जब किसी के अपने घर में होता है ना, तब उसको पता चलता है कि अरे ऐसा होता है या ये बहुत गलत है, तब आप उसके लिए लड़ते हो। लेकिन जैसे ही किसी और के घर में होता है, किसी के बारे में पता चलता है आपको, तो बड़ा आसान हो जाता है। अरे छोटे कपड़े पहने होंगे, अरे इस तरीके से कुछ गलती करा होगा। मैं निर्भया की मदर से मिली थी, निर्भया की मदर ने मुझे एक बात बोली विच इज़ गोइंग टू हॉन्ट मी फॉर एवर। शी टोल्ड मी दैट कभी कभी उनको ठीक लगता है कि उनकी बेटी मर गई, कम से कम इस सिस्टम में जो न्याय पाने की जिल्लत है वो तो उसे महसूस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि निर्भया तक से पूछा गया था, ऑटो में क्यों नहीं गई, बस में क्यों गई, रात में क्यों गई, दिन में क्यों नहीं गई, वो लड़का कौन था, बॉयफ्रेंड तो नहीं था। तो जब निर्भया तक से पूछा गया और ये रेस्टलर्स तक से पूछा जा रहा है कि मुस्कुरा के क्यों फोटो दे दी, उस समय क्यों नहीं बोला, तो फिर हम लोग तो खैर कौन हैं। बिल्कुल, मैंने इस साल मेरे साथ 2 बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए जब मेरे साथ मुझे बहुत बुरी तरीके से ट्रोल करा गया। पहला इंसिडेंट तो ये था कि मैं गई रात में इंस्पेक्शन करने, इट इज़ माय ड्यूटी। अगर मैं रात में, मतलब ठंड का मौसम था, 2 डिग्री टेम्परेचर था, मैं रात में अपने मज़े से अपने घर में सो सकती हूँ। मुझे क्या पड़ी है कि मैं रात में जाके 2 डिग्री टेम्परेचर में सड़क पे जाके ये एक्सपीरियंस करने की कोशिश करूँ कि एक महिला क्या महसूस करती है। मैं इसलिए गई क्योंकि ये महिलाएं और लड़कियां, महिला आयोग आती हैं, वो बताती हैं कि उस दिन रात में हम 1 बजे रात में फंस गए, तो हमने ये महसूस किया हम यहाँ फंस गए। उससे पहले अंजलि के साथ केस हुआ था, 13 किलोमीटर तक उस लड़की को घसीटा गया दिल्ली की सड़कों पे। तो क्या दिल्ली महिला आयोग की ड्यूटी नहीं बनती? और हमें तो छोड़ दीजिए, जितने लोगों ने मेरे ऊपर उंगली उठाई, क्या उनकी ड्यूटी नहीं बनती, क्योंकि उनमें से बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी थे, क्या उनकी ड्यूटी नहीं बनती कि अपनी सिक्योरिटी और अपने एसी के कमरे छोड़ के जरा जमीन पे जाके देखें तो सही कि क्या हालत है? क्योंकि अगर वो निकल जाएंगे ना सड़क पे तो दिल्ली बदल जाएगी। इतना बुरा हाल था वहां पे। मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो जाता है और पॉलिटिकल पार्टीज की महिलाएं आकर कहती हैं कि मैं रात में खड़े होकर वहां ड्रामा कर रही थी और मैं वहां पे लड़कों को छेड़ने के लिए खड़ी थी। मतलब एक ड्राइवर मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है और मैं रात में 3 बजे उसे रोककर उसको छेड़ने के लिए खड़ी हूँ। मतलब इससे ज्यादा बेवकूफ़ी वाली बात क्या हो सकती है? लेकिन कही जाती है। पर आप देखिए उसका मैसेज क्या जाता है सोसाइटी में। उसका मैसेज ये है कि अगर आपने रिपोर्ट करा तो आपको दुनिया छोड़ेगी नहीं। अगर महिला आयोग के अध्यक्ष को ही नहीं छोड़ा तो आप कौन हो? और जब इस तरीके के केसेस होते हैं, चाहे वो वाली ट्रोलिंग हो या उसके बाद जब मैंने अपने फादर ने मेरे साथ जो किया उसके बारे में बात करी और उस पर जो ट्रोलिंग हुई, तो मेरे पास तो इतनी महिलाएं आती हैं। मैंने कभी भी महिलाओं को अपने आप से ये सवाल पूछते हुए नहीं देखा कि आपने ऐसे अपने फादर के बारे में क्यों बोला, लेकिन मैंने पुरुषों को बहुत ये पूछते हुए देखा है। और मैं ये मानती हूँ क्योंकि जब मैंने ये बात बोली उसके बाद दिल्ली महिला आयोग में इतनी कंप्लेंट्स आई हैं और मेरी अपने पर्सनल सर्कल में जिनके फ़ोन नंबर्स मेरे फ़ोन पे सेव्ड है, उनमें से कितनी लड़कियों ने मुझे कॉल करके बताया कि उनकी कभी हिम्मत नहीं हुई। सो ये सब चीज़ें होती हैं, बस ज़रूरी ये है कि हम हिम्मत करें उससे लड़ने की, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि समाज सपोर्ट करे। बड़ा आसान होता है किसी को उंगली दिखाकर कहना कि अरे यही ऐसे होगी, ये तो बड़ी तेज़ है, ये तो बड़ी ये है, बट जिसके साथ हो रहा है वो समझ सकता है। और इसीलिए जो सपोर्ट सिस्टम्स हैं, चाहे वो महिला आयोग हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सरकार हो, इन सिस्टम्स को तो बहुत सुदृढ़ होने की ज़रूरत है। नहीं तो किस तरीके से महिला, कोई भी लड़की कैसे केस रिपोर्ट करेगी? इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू।
आपकी ट्रोलिंग का एक मुख्य कारण ये भी रहा है कि आपकी कुर्सी को आम आदमी पार्टी से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन आप एक ऐसे पद पर हैं जो महिलाओं के लिए आवाज़ बुलंद करती हैं, उनके लिए आप अनशन भी करती हैं। हंगर स्ट्राइक हमने देखी, आपने कितना कुछ सहा, कितने दिनों के लिए आप बैठी रहीं, लेकिन आप वहाँ से हटी नहीं, डटी रही। तो लगता है कि यही राजनीतिकरण आपके लिए कभी कभी बहुत बड़ी परेशानी बन जाता है? आपको लगता है कि मैं महिलाओं के लिए आवाज उठा रही हूँ, क्या महिला भी किसी अलग अलग पार्टी की होती हैं, आम आदमी पार्टी की, बीजेपी की या कांग्रेस की, जिनके लिए मैं आवाज उठा रही हूँ वो तो आम महिलाएं हैं? तो कभी वो परेशानी जो आपने झेली हो अगर आप साझा करना चाहें तो। देखिए, मैं ये मानती हूँ क्योंकि मैं एक बहुत ऑनेस्ट पर्सन हूँ। मेरी ज़िंदगी में बस एक ही मकसद है कि मैं जो काम करती हूँ वो ढंग से करूँ। आई एम अ परफेक्शनिस्ट। तो मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ। जब तक मैं इस पोस्ट पे हूँ मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ये मेरे लिए बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि अगर मैं किसी से पार्टी से हो गई या मैं अगर पॉलिटिक्स करने लगी तो ये जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, इनकी मदद कौन करेगा? लेकिन हाँ, आप जो सवाल पूछ रही हैं वो सच में एक ऐसे सवाल है जो कि बहुत दुखदाई है, क्योंकि इतना राजनीतिकरण हो चुका है इस इशू का। महिलाओं को जैसे ही कोई इशू होता है, कोई केस होता है, सब कूद जाते हैं, सब एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं। बट जैसे ही वो केस खत्म होता है या वो मीडिया प्रेशर चला जाता है, उसके बाद क्या, व्हाट आर द स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट्स आर टेकिंग? क्यों नहीं दिल्ली पुलिस के रिसोर्सेज बढ़ाए जाते? क्यों नहीं पुलिस की, एंड फॉरगेट अबाउट दिल्ली पुलिस, पुलिस अक्रॉस द कंट्री, क्यों पुलिस के रिसोर्सेज नहीं बढ़ाए जाते? क्यों पुलिस की जवाबदेही तय नहीं करी जाती? क्यों नंबर ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नहीं बढ़ाए जाते? जब मैं दूसरे अनशन पे बैठी जो 13 दिन तक चला, उस अनशन में मेरी मांग थी कि पूरे देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाइए, तो मुझे बोला गया कि 1000 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स क्रिएट करे जाएंगे। अभी मैं 6 महीने पहले सुन रही थी, तब भी ये बोला जा रहा था कि अभी 1000 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स क्रिएट करे जाएंगे। तो जब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ही नहीं होंगे तो कैसे काम होगा? फिर फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज हैं, आप पेंडेंसी देखिए, हजारों की तादाद में पेंडेंसी है, वो फोरेंसिक सैंपल्स खराब हो जाते हैं, उसकी वजह से कन्विक्शंस ही नहीं हो पाते हैं। तो अगर सरकारें चाहें तो सिस्टम बना सकती हैं। और मुझे ये लगता है कि इस इशू पे, देखिए, सब पे राजनीति कीजिए, लड़िए आपस में, जितना लड़ना है लड़िए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, पर ये एक ऐसा इशू है क्योंकि ये हर घर का मुद्दा है। ये एक इतना सेंसिटिव इशू है कि अगर एक 8 महीने की बच्ची के साथ बुरी तरीके से रेप हो जाता है और वो जब तक 16 साल की नहीं होती तब तक वो यही बात बोलती रहेगी कोर्ट्स में जा जाकर कि हाँ मेरे साथ रेप हुआ था, हाँ मेरे साथ रेप हुआ था, सो व्हाट काइंड ऑफ अ सोसाइटी आर वी क्रिएटिंग? मैम, जो पूर्व दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं, उन्होंने आप पर कुछ आरोप लगाए थे। आपने एक ट्वीट भी सफाई में किया था और आपने कहा था कि ईमानदारी से काम करने वालों को ये नतीजा मिल रहा है, इस तरह का कुछ ट्वीट आपने किया था। आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने जो हायरिंग की है दिल्ली महिला आयोग में वो अपने चहीते लोगों की है और कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की थी। थोड़ी सी सफाई उस मामले पर चाहूंगी आप दें। जो जिस लेडी की आप बात कर रहे हैं वो लेडी कांग्रेस की एमएलए थी और उन्होंने 9 साल तक दिल्ली महिला आयोग में एक केस की सुनवाई करी है। दिल्ली महिला आयोग अंडर माय लीडरशिप, और 6 इयर्स का ही डेटा मैं अभी दे रही हूँ, 8 इयर्स का तो बहुत ज़्यादा है, 125,000 केसेस हमने हैंडल करे हैं। तो आप देखिए कि उन लोगों की बातों पे तो क्या जवाब दूं जो काम ही नहीं करते। हम अपने काम को पूजा मानते हैं। और जिस केस को आप मेंशन कर रहे हैं, इस तरीके से तो बहुत इनाम मिले मुझे। मेरे पे, मैं आई एम द ओनली सिटिंग चेयरपर्सन ऑफ द दिल्ली कमीशन फॉर विमेन जिसको कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई है। दिल्ली पुलिस ने मेरे को कोई सिक्योरिटी नहीं दी है। इनफैक्ट दिल्ली पुलिस ने मेरे ऊपर बार बार एफआईआर दर्ज करी है, क्योंकि डराना है ना, धमकाना है ना। भाई अगर मैं बोलूँगी तो आवाज़ तो चुप करनी पड़ेगी। तो झूठे फर्जी केस लगाओ तो इन्हीं महिला की जिन्होंने 8 साल में एक केस की सुनवाई करी, उनकी केस कंप्लेंट पे मेरे ऊपर केस रजिस्टर हो गया है और वो केस अभी हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट ने स्टे दिया है बिकॉज इट इज़ अंडर हाई कोर्ट्स प्रोसीडिंग्स। आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन इट, बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि हाई कोर्ट ने इस मामले में स्टे दिया है मेरे फेवर में। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे देश में जब महिलाएं आवाज़ उठाती हैं और जब महिलाएं सिस्टम को ललकारती हैं तो सिस्टम इतना बड़ा दिल का भी नहीं होता कि उस ललकार को सुनकर उसकी मदद करे। नहीं, सिस्टम उल्टा उसी को दबाता है। तो उस महिला पे जिसने 8 साल में एक केस की सुनवाई करी, उससे आज तक किसी ने कभी कोई सवाल नहीं पूछा। पर मैं पिछले 6 सालों से हर कोर्ट में जा जाके अपनी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि भाई मैंने काम किया है, अगर काम करूँगी तो लोगों के साथ होगा ना। 1 लाख केस, जब मैं दिल्ली महिला आयोग थी यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। तो हम काम कर रहे हैं।
पूरी शिद्दत से काम कर रहे हैं और पूरी शिद्दत से काम करूँगी। और मैं इनकी एफआईआर से डरती नहीं हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे पास कोई इधर से उधर इतना सा भी 5 रुपए की भी कोई हेरा फेरी नहीं है। अगर होती तो आपको लगता है कि मैं आज यहाँ बैठी होती? मेरी तो चोटी पकड़ के मेरे को इन्होंने तिहाड़ जेल में डाल देना था। तो मैं बहुत क्लियर हूँ इस बात में, मैं बिल्कुल 100% ऑनेस्ट हूँ और मैं बिल्कुल मानती हूँ कि कफन सर पे लेकर मैं ये लड़ाई लड़ रही हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं इस तरीके के इतने बड़े बड़े लोगों से, चाहे वो राम रहीम जैसा क्रिमिनल हो, चाहे वो ये ब्रिजभूषण जैसा गुंडा हो, चाहे वो इससे बड़े बड़े क्रिमिनल जिनके ऊपर हमने एफआईआर कराई है, जिनको हमने इतना स्ट्रांग एक्शन कराया है, इनके ऊपर जब हम कर रहे हैं तो उल्टा छींटा तो हम पे आएगा ही आएगा। और मैं ये भी मानती हूँ कि जब वो छींटा आएगा तो हमें बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है कि उनका काम सेवा हो। तो मैं अपने काम को सेवा की तरह करती हूँ और दिलो जान से करूँगी। और ना मैं इनकी एफआईआर से डरती, ना मैं इनकी जेलों से डरती। इनको जो करना है कर लें, लेकिन मैं जो मकसद पे निकली हूँ महिलाओं को न्याय दिलाने का, वो मैं दिला के रहूँ। बिल्कुल मैम, ये बहुत जरूरी है और हर कोई आवाज उठाए ये भी जरूरी है। आप लगातार उठा रही हैं। आपने अभी ये भी कहा कि आप अपने आप को किसी पार्टी का नहीं मानती, लेकिन पिछले दिनों कुछ ऐसे केसेस हुए कि हर पार्टी का महिला सुरक्षा का मापदंड अलग अलग है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो। जब अपनी बात आती है महिला सुरक्षा को लेकर तो सब पार्टियां अलग अलग रिएक्ट करती हैं। क्या आपको लगता है कि इन पार्टियों को जब महिला सुरक्षा के नाम पर वोट लेने की जरूरत पड़ती है तो उन्हें ये जरूरत भी होनी चाहिए कि महिलाओं के लिए वो इक्वल तरीके से स्टैंड भी लें? जी, मैं बिल्कुल मानती हूँ और इसमें मेरे को लगता है सबसे पहले जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि हमारे पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर्स में 50% विमेन रिजर्वेशन होना चाहिए। हमारी आवाज़ उठाने वाला है कौन पार्लियामेंट में? 14% महिलाएं हैं। वो भी जब बोलती हैं तो उनको भी कितनी बार ऐसा हमने देखा है कि कोई पुरुष उठ के बहुत गंदी तरीके से उनसे बात करता है। तो मैं ये मानती हूँ कि सबसे पहले 50% रिजर्वेशन होना चाहिए और सारी पार्टीज़ को साथ में मिलकर और केंद्र सरकार को पहल लेकर इसके ऊपर काम करना चाहिए। और साथ में सारी पार्टीज़ के अंदर इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटीज़ होनी चाहिए। और सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस इज़ अ वेरी रियल थिंग, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, चाहे वो कॉर्पोरेट्स हो, चाहे वो रेसलिंग फेडरेशन हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, कोई गवर्नमेंट ऑफिस हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो कानून है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए और पॉलिटिकल पार्टीज़ का तो और भी ज़्यादा दायित्व बनता है। बिल्कुल स्वाति जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। अक्सर आपने इनको देखा होगा सड़कों पर अनशन करते हुए, महिलाओं के लिए कैंडल मार्च पे जाते हुए, लेकिन लगातार स्वाति मालीवाल महिलाओं के लिए आवाज बुलंद कर रही हैं और हाल फिलहाल में रेसलर्स के प्रोटेस्ट में भी पहुंची थी, हमारे साथ जुड़ी और तमाम मुद्दों पर अपनी राय इन्होंने रखी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे चैनल लोकमत हिंदी पर बने रहें।